हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर के आ गई हूँ फिर से नागपुरी का राम बांधकर टेस्ट सीरीज़ नंबर 5। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 5 करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं अपना ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग सभी क्वेश्चन के साथ आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा उसको एक बार समझिएगा, देन फिर से एक बार टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हंसी मुखे गोरी देले पान मती बुझबू आन, दही दूध सब मीठा पर के पुरुष झूठा अपने पुरुष भगवान, मति बुझब आन देवल गीत कौन विषय से संबंधित गीत है क्या। तो यह जो गीत दिया हुआ है यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है, सामाजिक कथा से संबंधित। ठीक है, सामाजिक गीत है, समाज में जो होता है उससे संबंधित ये गीत है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूजा कर फूल नामक रचना संकलन कौन साहित्यिक विधा में आए। तो पूजा कर फूल रचना का संकलन किस साहित्यिक विधा में आया है। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो पूजा कर फूल है वो क्या है, गीत है, कहानी है, कविता है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक गीत है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोलता है, छवा पुता झेल करे मेहरी कनखी देखे ई, घर केव के देतक रीन, कैसे काटब दिन, देवल गीत का संबंध केकर से आहे। तो इस गीत का संबंध किससे है, ये भी सामाजिक गीत है। ठीक है, जिसमें बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, घर परिवार के बारे में जिसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवल में से कौन सवाल बोधक सर्वनाम का उदाहरण है के। तो सवाल बोधक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सर्वनाम का टाइप जानना होगा। ठीक है, उसके बाद में आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का टाइप है। ठीक है, तो सवाल बोधक सर्वनाम बोल रहा है। तो ठीक है, तो सवाल बोधक का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कोई। ठीक है, जैसे कि केकर, तो केकर का कौन। ठीक है, तो केकर कौन, कखन, काले, कैसे, काहे, तो ये सभी किससे संबंधित है, सवाल बोधक शब्द है। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं, सवाल बोधक सर्वनाम हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवल सौब। ठीक है, चलिए अब ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है, कौन नागपुरी व्याकरण राज्य विश्वविद्यालय का शोध प्रबंध से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है हमारा नागपुरी भाषा। ठीक है, तो यह एक व्याकरण बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, मैं कल भी बताई थी आप लोगों को प्रीवियस वाले वीडियो में कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, श्रवण कुमार गोस्वामी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, श्रवण कुमार गोस्वामी जी के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, तो यह क्या है, रांची विश्वविद्यालय पर शोध प्रबंध से संबंधित है ये। ठीक है, उनका शोध था, ये शोध किया हुआ था ये सब्जेक्ट पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कंचन नामक कवि का रचना में चपला कर वर्णन करल जाए है, चपला कर का माने होएला। ठीक है, तो चपला का मतलब पूछा है। ठीक है, तो चपला का क्या मतलब होता है, बिजली। चपला मतलब क्या होता है, बिजली। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि बिंझिया कहनी में पंडरा केकर बाप रहे। बिंझिया कहनी में पंडरा किसके पिताजी थे। ठीक है, तो किसके पिताजी थे वो, तो ये पिताजी थे किसके, देखिए यहाँ पे बिंझिया दिया है, मोरहा दिया है, सोहराई दिया है, इन तीनों के पिताजी नहीं थे। ठीक है, तो ये किसके पिताजी थे, बिंझिया के होने वाले हस्बैंड के पिताजी थे। ठीक है, कौन, पंडरा। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोलता है, प्रफुल्ल कुमार राय कर गीत रचना में कौन क्रांति कर वर्णन करल जाए है। तो कौन सी क्रांति का वर्णन किया गया है, 1857 की क्रांति का। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है, तुलसी के विषय बनाए के कवि केकर संस्कृति कर बात बताए ना। तो तुलसी को विषय बनाया गया है और किसके बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है भारतीय संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, तोर तैर बूढ़ा बकरा जे डकैती में धराए हेस, का मरे पखिया में रुपया के ले जाबे सरग सरग। ठीक है, तो प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल जाए, ये जो संवाद दिया गया है ये कौन सी कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो किससे लिया गया है, बिंझिया से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
दिक्पाल राम देवधरिया अपन रचना में कौन बीमारी का चर्चा कर रहे हैं? तो कौन सी बीमारी का चर्चा किया गया है यहाँ? ठीक है, तो हैजा का और चेचक का। किसका किसका? हैजा का और चेचक का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, रद्दी कागज कहने में भोला कर बाप कर का नाम रहे। तो भोला के पिताजी का क्या नाम था इसमें? आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझको, ठीक है, कमेंट में कि रद्दी कागज में भोला के पिताजी का क्या नाम था? शिव नारायण। इसमें से सभी ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रद्दी कागज में भोला के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एक चकता रौद कहनी में रंथू सिंह कर बेटा कर का नाम रहे। तो एक चकता रौद में रंथू के बेटा का क्या नाम रहता है? तो उसके बेटा का भी नाम क्या रहता है? भोला, ठीक है। तो देखिए, एक पात्र आपका एक चकता रौद में है भोला, एक कौन सा है? रद्दी कागज में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा नामों में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि रौर दीदी हार आसरा में मोके हिया भेज है, उनकर मन के का तैर लागी। रौरे आप जे मन करे सेह करो, मोय तो रौर केव ना लागो। प्रस्तुत संवाद कौन कहने से लेवल जाए है? तो किससे लिया गया है? मनपूरन से। जब वो उनके जो भाटू होते हैं, मतलब जीजा जी होते हैं, वो उनको मनाने जाते हैं कि अब क्या करो तुम, और शादी कर लो, ठीक है, दूसरा शादी कर लो इसके लिए, ठीक है। तो उसी समय यह संवाद होता है। तो ये किसमें से लिया गया है? मनपूरन कहानी से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है मांदी कहानी में कहानीकार कौन गच कर उल्लेख कर हैं। तो मांदी कहानी में किसका उल्लेख किया गया है? आंबा गच का। क्योंकि जो मांदी रहती है वो अपना जो अंतिम समय होता है, ठीक है, तो वो वहाँ कहाँ गुजारती है? उसी आम पेड़ के नीचे में, ठीक है। और उनके ये आम पेड़ कौन था? जो पहले उनके आंगन में हुआ करता था, वही आम पेड़ का पेड़ था। नेक्स्ट है, सपना तो मोरा पूरा निहिय होलक, मुदा एहो का कम आहे कि गुजारा मिल गिलक, कोनो तैर आप दिन कटबे करी। देवल संवाद कौन कहनी से लेवल जाए है? तो यह किससे लिया गया है? यह लिया गया है भाई नंबर कहनी से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। ए ओ गोंझू ए बो गोंझी गोंझू तनी हफीम के खिया देव तो नी जिदाई। प्रस्तुत संवाद कौन कहनी से लेवल जाए है? तो ये संवाद जो है ये कौन से कहानी से लिया गया है? तो ये लिया गया है एक चकता रौद से। क्योंकि जो रंथू का बेटा होता है, कौन? भोला, वो क्या होता है, थोड़ा उसको मतलब थोड़ा सा लो रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया है कि उसको कोई सजेस्ट करता है कि क्या करो, उसको हफीम खिला दो, ठीक है। तो जिद्दी नहीं होगा, क्योंकि वो पहले क्या होता था, थोड़ा जिद्दाता था, छोटा बच्चा जो जिद्दाता था उसी टाइप का, ठीक है। तो उसको सजेस्ट किया कि क्या खिला दो? हफीम खिला दो। तो वही संवाद को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का जो संवाद है इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप देखेंगे सेट पे, ठीक है, कि कहानी के बीच का कोई संवाद दे दिया, पोयम के बीच का, मतलब कविता है तो कविता के बीच का जो पंक्ति है 2-4 वो उठा के दे दिया और पूछेगा कि ये कौन से कविता से है या कौन से कहानी से है, ठीक है। तो इसलिए संवाद को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ताकि उसमें छोटे छोटे जो चीज़ हैं ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको सेंटेंस दिया हुआ है पूरा, ठीक है, उसमें से सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपको, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए ध्यान से कहानी को एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रौरे धर्म करम के डेरा थी, रौरे धर्म करम के डेरा थी, आंख उठाए के तनी गोविंद और गखुल के देखू, एक एक ठो साढ़ी खुटले हैं। देवल संवाद कौन कहनी से लेवल जा है? तो यह संवाद किससे लिया गया है? तो यह संवाद लिया गया है एक चकता रौद से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कौन कहनी में सीबा कर 5 ठो छुआ रहना। तो कौन सा कहनी में सीबा का कितना छुआ लोग था? 5 ठो। तो किसमें होता है ये? भाई कहनी में, ठीक है। नेक्स्ट है भोटांग डहर कहनी में मंगरू कर जनाना कर का नाम रहेला। तो भोटांग डहर में मंगरू के जनाना का क्या नाम रहता है? उसका नाम रहता है हुसरी, मतलब मंगरू की जो वाइफ है उसका क्या नाम है? उसको बोलते हैं जनाना, है ना। तो उसकी वाइफ का क्या नाम था? हुसरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है कि क्रिसमस का सांझ कहनी में पीटर का काम करेला। तो पीटर कौन सा काम करता है? वो करता है दर्जी के काम। नेक्स्ट है कौन नागपुरी कहनी में CO साहब ठिन जमीन के लेके केस करल जाएला, ठीक है। तो कौन कहनी नागपुरी कहनी में CO साहब के पास में जमीन को लेकर के केस किया जाता है? तो किसमें होता है ये? भोटांग डहर में, ठीक है। नेक्स्ट है
लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती हैं। प्रस्तुत परिभाषा केकर द्वारा देवल जा है, तो यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर सत्येंद्र जी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो लोक गीत का और लोक कहानियों का या लोक कथा का जो डेफिनेशन है ना, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी जो बार बार टेस्ट में पूछा जा रहा है या फिर जो बुक में इंपॉर्टेंट दिए गए हैं डेफिनेशंस, तो उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा डेफिनेशंस हैं नहीं। जो मेन में राइटर है उनके डेफिनेशंस को याद कर लीजिए, उन्हीं में से कोई ना कोई एक डेफिनेशन आ ही जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दीपक आइज काइल कंप्यूटर सीखत है, प्रस्तुत वाक्य में दीपक का है के। ठीक है, तो दीपक क्या है? दीपक एक उद्देश्य है। इसमें उद्देश्य विधेय होता है ना वाक्य में, उसी का बात किया गया है। तो ये दीपक क्या है? उद्देश्य है, मीन्स जिसके बारे में हो रहा है बात। ठीक है, तो वो कौन होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है? दीपक के बारे में, कि दीपक आइज काइल कंप्यूटर सीखत है। ठीक है, तो उद्देश्य कौन है यहाँ पे? दीपक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किताब कौन तरह कर लिंग है के। ठीक है, किताब किस तरह का लिंग है? तो ये बेलिंग है, क्योंकि जितने भी निर्जीव चीज है इसका कोई भी लिंग निर्धारण नहीं किया गया है नागपुरी में, मतलब ये क्या है? बेलिंग। नेक्स्ट है छौवा कांदेला प्रस्तुत वाक्य में कौन क्रिया से संबंधित आहे। ठीक है, तो छौवा कांदेला कौन सा क्रिया से संबंधित है? तो ये है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो छौवा कांदेला मतलब छौवा कैसे कांद रहा है या कौन कांद रहा है, ऐसा इसका मतलब इसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा है, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है बालक छौवा एखन कांदत होई, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आहे। तो यह किस काल में है, मतलब टेंस के बारे में पूछा कि कौन सा काल में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना ये सेंटेंस, देखिए कांदत होई, ये जो होई है ना, यही बता रहा है कि ये कौन से काल से संबंधित है। कांदत होई मतलब आपको डिफिनेट नहीं है, मतलब यह निश्चित नहीं है कि वो कांद रहा होगा नहीं कांद रहा होगा, मतलब संभावना जताया जा रहा है कि वो कांदत होई। ठीक है, ऐसा आशंका जताया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोलता है नागपुरी लोकगीत कर संकलन के करेक वाला विद्वान देवल में से के है क्या। ठीक है, तो नागपुरी लोकगीत का संकलन करने वाले विद्वान कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? ये है पीटर शांति नौरंगी। कौन है? पीटर शांति नौरंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बोलता है कौन किस्म कर समास में कारक विभक्ति कर लोप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में कारक विभक्ति कर लोप हो जाएगा, तो किसमें लोप हो जाता है? बहुब्रीहि समास में। किसमें लोप हो जाता है? बहुब्रीहि समास में। ठीक है, नेक्स्ट है देवल में से कौन लोकगीत कर विशेषता ना लगे। इसमें से कौन लोकगीत का विशेषता नहीं है? तो पढ़ लेते हैं एक बार सारा हम लोग ऑप्शंस। बोलता है पहला कवि द्वारा लिखित बंधल। ठीक है, तो कवि द्वारा लिखित बंधल होता है क्या लोकगीत? ये तो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है काव्य शास्त्र का नियम से, काव्य शास्त्र के नियम से भी नहीं चलता। तो बोझिल शब्द से जुड़ल नहीं, तो ऐसा भी तो नहीं होता। तो इसमें पता कौन सा विशेषता नहीं है? तो ये तीनों विशेषता इसका नहीं है, मीन्स देवल में से सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बोलता है लोकगीत कौन रूप में बढ़ते बढ़ते हमारे बीच में आए हैं। तो कैसे बढ़ते बढ़ते आया है? अलिखित रूप में आया है। हाँ, क्योंकि इसके लिए कोई लेखक नहीं है। मुँह जबानी मतलब एक कोई सुना, फिर उसको दूसरे को सुनाया, फिर जो सुना वो दूसरे को सुनाया, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे मुँह जबानी तरीके से बढ़ता आ रहा है और बोली रूप में आ रहा है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? देवल सौग। तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है विवाह संस्कार में मटकोड़न गीत गावल जाएला, ई गीत कौन भाग में आवेला। तो कौन सा भाग में आता है ये? लाइर में। मैं बताई हूँ पहले भी आप लोगों को कि जो शादी ब्याह का गीत होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइर गीत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुरी समाज में कौन तरह कर गीत नहीं पावल जाएला। तो कौन तरह का गीत नहीं पाया जाता है? कजरी गीत नहीं पाया जाता है। झंझाइन होता है जब बच्चे का जन्म होता है, सोहर गीत भी बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, लल्ला गीत भी बच्चे के जन्म के समय ही गाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं होता? कजरी नहीं होता है। नेक्स्ट है भजनिया कर जन्मल घर भरी गेल, नौवाइन कर जन्मल राय छाई भेल, देवल लोकगीत कर संबंध बताओ। तो यह संबंध किससे है? यह संबंधित है संस्कार गीत से। नेक्स्ट है नानी नानी बूंदिया भरी से बड़ा जोर गोई, पिया बिनु रे विकल चीता मोर गोई। पिया बिनु। ठीक है, तो देवल गीत का संबंध केकर से आए? तो इसका संबंध किससे है? बरखा ऋतु से। बारिश के बारे में बात हो रहा है ना, बिंदुया। ठीक है, तो बूंदिया किसके बारे में बोला है?
ठीक है। तो बूंदिया किसको बोला है? बारिश की बूंद को, ठीक है। नानी नानी मतलब छोटा छोटा बूंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तिलसाइर धान रोपा मोय रोपलो बरखा बढ़ी दगा देलक दिला, ठीक है। तो देवल गीत किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ रोपा रोपने का बात बोला गया है, ठीक है। तो रोपा रोपने का बात है, मीन्स ये किससे संबंधित होगा? खेती बाड़ी से संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बरखा ऋतु ऑप्शन नहीं है, गलत है ये भी गलत है। सामाजिक गीत भी नहीं है, संस्कार गीत भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। बोलता है कौन विद्वान कई हैं कि आदि मनुष्य के हृदय गान लोकगीत हैं जिसमें उसके उल्लास उमंग करुणा आदि के समस्त सुख दुख की कहानी कही गई है। तो यह कौन कहे हैं? ये कहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन बोले हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल। और यहाँ ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो और आंसर क्या हो जाएगा? देवल क्यों नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। बोलता है कौन नागपुरी साहित्यकार कर जन्म 8 फरवरी के मानल जाएगा? तो किनका जन्म 8 फरवरी को हुआ है? 8 फरवरी को किनका जन्म हुआ है? आप लोग मुझको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि किस राइटर का जन्म 8 फरवरी को हुआ है। क्योंकि हम लोगों को साहित्यिक निबंध पढ़ना है, उसमें अलग अलग राइटर्स के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवनी के बारे में, ठीक है, उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो उसमें से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है देवल कोनो नहीं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो आप लोग करेक्ट आंसर मुझको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। कौन आर्य भाषा के नागपुरी भाषा का जननी कहल जाएगा? तो कौन से आर्य भाषा को नागपुरी भाषा का जननी कहा गया है? ये तो कौन है? संस्कृत भाषा। कौन? संस्कृत भाषा को। नेक्स्ट है कौन नागपुरी कहानीकार मनपुरन नामक कहानी प्रस्तुत कर हैं? तो मनपुरन नामक कहानी कौन प्रस्तुत किए हैं? लाल रणविजयनाथ शाहदेव। नेक्स्ट है पारो नामक पात्र कौन कहानी से जुड़ा ला है? तो पारो कौन सी कहानी में है? तो यह है भाई नामक कहानी में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत के कई भाग में बांटे हैं? तो ये कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में बांटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा में ध्वनि संबंधी विशेषता कौन पूर्ण आर्य भाषा से आए? ठीक है, ध्वनि संबंधी विशेषता किससे आया है? ठीक है, तो ये किससे आया है? संस्कृत से, ठीक है। किससे आया हुआ है? संस्कृत से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है गुलेल गोहरा से रानी के मारे कर बात कौन कहनी में आवेला? तो गुलेल गोहरा से रानी को मारने का बात किस में आता है? तो ये आता है बनहरनी का बेटा से, ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा में कै ठो ह्रस्व वर्ण कर उपयोग होएला? तो ह्रस्व वर्ण कितने उपयोग किए जाते हैं नागपुरी में? तो ये 3 ही किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। बोलता है कि नागपुरी भाषा में कौन कवि ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे? तो ऐतिहासिक महाकाव्य लिखने वाले कौन है? तो ये हैं हमारे, देखिए महाकाव्य ना नागपुरी में, पूरे नागपुरी में सिर्फ 2 ही महाकाव्य लिखित है, ठीक है। तो इसमें से एक कौन लिखे हैं? मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है। चलिए, और दूसरा कौन लिखे हैं? दूसरा जो महाकाव्य लिखा गया है वो लिखा गया है कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर के द्वारा, ठीक है, अविनाशी घासीराम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, मृत्युंजय नाथ शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट है विचार विनिमय में हमरे केकर उपयोग करीला? तो विचार विनिमय में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो वाक्य का उपयोग करते हैं। वाक्य से ही ना हम लोग अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसी को बोला गया है विचार विनिमय। विचार विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। किसका? विचार का। तो विचार का लेन देन कैसे करेंगे? अपने सेंटेंसेस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिन भेंट और दूसर नगीत शीर्षक कृति का रचनाकार के है क्या? ठीक है, फिन भेंट और दूसर गीत, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है डॉक्टर रामदयाल मुंडा से, ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी कुहू नामक काव्य कृति कर कवि के है क्या? तो नागपुरी कुहू किसके द्वारा लिखा गया? ये बोला गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? संत कुमार पांडे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है एक डोलाई मांड नामक रचना कृति कर रचनाकार के है क्या? एक डोलाई मांड, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है? केशवर सेनापति। कौन है? केशवर सेनापति, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें अलग अलग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए, ये भी आपको हेल्प करेगा। तो इसके साथ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण के?
उभयलिंग, ठीक है। तो उभयलिंग किसको बोलते हैं? जिसमें ना ही मेल और फीमेल का जब पता ही ना चले तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? उभयलिंग में। तो देखिए किताब क्या है? निर्जीव है, तो इसका तो ये बेलिंग होगा। गाड़ी बेलिंग, कलम बेलिंग, तो एक ही बचा कौन? खखरा, जो सजीव है। सजीव को ही ना हम लोग, सजीव में ना पता नहीं चलता कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खखरा। नेक्स्ट है बाजली और छुटली कौन तरह का रचना है? के बाजली और छुटली कौन तरह का रचना है? तो यह एकांकी है। क्या है ये? एकांकी। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में कुआं चुमार कर बात बताल जाए है? तो कुआं चुमार कर बात किसमें बताया गया है? देखिए बनहरनी कर बेटा में भी है, कमल और केतकी में भी है, और बेलपइत रानी में भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देवल तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। बोलता है 54 में पियासल तीर खोली ठोर उपासल तरवाइरक जोर देखबे गद्दारे शोषक डाकू धनक लोभी भागवे कायरे भाई भेल तैयार आजादी खातिरे। प्रस्तुत गीत कड़ी का संबंध कौन शीर्षक रचना से आए? तो ये किससे संबंधित है? आजादी खातिर से, ठीक है। नेक्स्ट है बन हरिणी कर बेटा शीर्षक कहनी में राजा के बताएला कि हरिणी सिंह में दिया बाहर के जेहल बटे जाएला। तो कौन बताता है राजा को जाकर के कि हरिणी जो है वो सिंह में दिया बाहर के जेल की ओर जा रही है, ठीक है। तो कौन बताता है ये? तो ये बताता है अहीर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में सांप के नेठो बनाए कर बात करल जाए? तो नेटो लिखा है, नेठो होगा, ठीक है। जिसमें हम लोग सर में कुछ ढोने के लिए इसको हम लोग बनाते हैं, सर में रखते हैं सपोर्ट के लिए, उसके ऊपर कोई भी चीज़ को हम लोग ढोते हैं, उसको बोलते हैं नेठो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुसुट भेड़ा। क्या हो जाएगा? दुसुट भेड़ा। नेक्स्ट है नागपुरी में लिंग विचार कौन तरह कर जिनिस में नहीं करल जाएगा? तो नागपुरी में लिंग विचार किसके लिए, किस तरह की वस्तु के लिए नहीं किया जाता? जिनिस का मतलब मैं बताई हूँ, किसका क्या होता है? वस्तु, ठीक है। तो किसके लिए नहीं किया जाता है? तो निर्जीव चीजों के लिए, मतलब बेजान जीव पर नहीं किया जाता है लिंग चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट है दानवीर कौन किस्म कर समासिक शब्द है? के दानवीर, ठीक है। तो दानवीर कैसा है? तत्पुरुष समास वर्ड, ठीक है, तत्पुरुष समास से संबंधित है दानवीर। नेक्स्ट है भीत माछी कौन किस्म कर लिंग से संबंधित आहे? भीत माछी, तो किससे संबंधित है? देखिए भीत माछी है ना, तो ये भी क्या है? उभयलिंग। बेलिंग तो होगा नहीं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता चलता नहीं है भीत माछी का, तो क्या हो जाएगा? उभयलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वन में शोभले एका हरिनिया, ठीक है। तो वन में शोभले एका हरिनिया, वन में शोभले एका हरिनिया बंदूका लागते हरिन मुर गेले हाय रे बन मोरा सुना भेले रे, ठीक है। तो बोलता है वन में शोभले एका हरिनिया बंदूका लागते हरिन मर गेले हाय रे बन मोरा सुना भेले रे, ठीक है। तो प्रस्तुत गीत कड़ी का संबंध कौन संस्कार से जुड़ा है? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात बोला गया है, ठीक है। एक वन का मतलब यहाँ पे है घर, तो घर में है एक हरिनिया, हरिनिया मतलब एक बेटी, ठीक है। और बोलते हैं बंदूका लागते हरिन मर गेले हाय रे, मतलब इसमें क्या होता है, ठीक है, कि बेटी का रिश्ता आता है और बेटी क्या होती है? ब्याह करके दूसरे घर चली जाती है। तो अब क्या हो गया? जो वन है मीन्स जो घर है वो क्या हो गया? अब सूना हो गया है, ठीक है। कैसा हो गया है? सूना हो गया है। तो ये जो गीत है ये, ठीक है, तो ये किससे कौन कोई माता पिता बोल रहे हैं, ठीक है, माता पिता के द्वारा गाया जा रहा है कि वन में शोभले एक हरनिया बंदूका लागते हरिन मर गेला है रे बन मोरा सूना भेला रे, ठीक है। तो किससे संबंधित हो गया? ये ब्याह से संबंधित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। बोलता है ए गोई नारी ले सुखे सुख सारी का लई गोरी मन मारी कहो गोरी अब के बिचारी का लई गोरी मन मारी। प्रस्तुत गीत कर विषय केकर से संबंध राखेला? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है समाज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। छोड़ो कपटी माया नामक गीत रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? बरजू राम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है देवल शब्द कर सही माने बताओ। बनार, बनार शब्द है, इसका सही मतलब बताना है आपको, ठीक है। तो बनार का मतलब क्या होता है? पता लगाना किसी के बारे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, पता लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बोलता है देवल शब्द कर सही माने का होई, ठीक है। तो यहाँ भी मतलब बताना है, मीनिंग बताना है आपको। तो क्या है? खसड़ल, ठीक है। तो खसड़ल का मतलब क्या होता है? ठीक है, खसड़ल का मतलब क्या होता है? देखिए बेसुंदर,
ठीक है, बेसुंदर, निमन, कुढ़गा या बेढंगा, कुढ़ंगा या बेढंगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका सही माने हैं पूछा है। ठीक है, तो देखिए सही माने खसरा का मतलब क्या होगा। देखिए यहाँ पे आई थिंक ना क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। देखिए क्योंकि खसरा मतलब बेसुंदर भी होगा, कुढ़ंगा भी होगा, बेढंगा भी होगा। ठीक है, तो तीनों आंसर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी तीनों देवल सौप ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देवल शब्द कर विलोम शब्द का होएला बताओ। ठीक है, विलोम शब्द उल्टा, ठीक है, उतला या उल्टा शब्द इसका बताना है। ठीक है, उल्टा मतलब क्या होता है इसका, तो खसरा का उल्टा क्या होता है, निमन। तो यहाँ पे विलोम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे विलोम होना चाहिए, आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सही माने की जगह में विलोम कर दें ना, विलोम शब्द, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग हैं और आंसर भी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है देवल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। ठीक है, तो अब देखिए विलोम शब्द वाला आ गया फिर से। तो किसका विलोम शब्द बताना है, उजर का। तो उजर का क्या हो जाए, उजर मतलब सफ़ेद, तो सफ़ेद का उल्टा क्या होता है, काला, तो काला मतलब करिया। ठीक है, नेक्स्ट है छोड़ा घर से एक चुरवा पानी पी के आलग। प्रस्तुत वाक्य में एक चुरवा पानी कौन विशेषण है के। तो एक चुरवा कौन सा विशेषण है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, परिमाणवाचक। एक चुरवा बोल रहा है ना, मतलब थोड़ा सा मतलब माप बता रहा है, तो परिमाणवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है देवल शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। पैंचा। ठीक है, तो पैंचा का मतलब क्या होता है, उधार लेना। अगर आप पैंचा बोल रहे हैं तो पैंचा का मतलब क्या है, उधार लेना। तो उसका उल्टा पूछा है, तो उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, पैंचा मतलब उधार लिए हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कीना हुआ, खरीदा हुआ, तो किनल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रौरे सब दिन बेलपैत रानी कर नाम लेत रहिला, मोय देखमू कि उनके रौरे कैसे बिहा करब। ई संवाद बेलपैत रानी कहनी में के कहेला। तो ये कौन कहती है, ये कहती है भौजी। ठीक है, उनकी भाभी कहती है। नेक्स्ट है समाज शास्त्रीय आधार पर नागपुरी भाषा कौन समाज कर घरेलू भाषा है के। तो किसका घरेलू भाषा है ये, सदान समाज का। कौन सा समाज का, सदान समाज का। ठीक है, इसलिए इसका नाम सादरिया सदाने भी पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। बोलता है कौन कहा नागपुरी लोक कथा में अजगर सांप अबादुल चरई कर छुआ के लीले खोजत रहे। तो ये किस में होता है, बेलपैत रानी में। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा में कै ठो ह्रस्व स्वर ह्रस्व वर्ण आए। तो ह्रस्व वर्ण कितने आए हैं यहाँ पे, तो 3 ह्रस्व वर्ण का उपयोग किया जाता है नागपुरी में। ठीक है, नेक्स्ट है बेलपैत रानी कहनी अनुसार समुद्र किनारे राजकुमार गच ऊपरे का देखलक। तो क्या देखते हैं वो देखते हैं अजगर। ठीक है, तो अजगर कहाँ पे जाता है, घोंसला के पास जाता हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है परंपरागत देवनागरी लिपि कर कै ठो वर्ण कर व्यवहार हमरे नागपुरी लिखे में नहीं करीला। तो नागपुरी लिखने में किसका उपयोग है, वो नहीं करते हैं। ठीक है, ये पूछा है, तो कितने का उपयोग नहीं करते हैं, 10 का। 10 का उपयोग नहीं करते हैं और 3 को ध्यानपूर्वक लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पे जो व होता है ना, ये ब बन जाता है। ठीक है, जो ल होता है ना, वो र बन जाता है। जैसे फल फर बन जाता है, बन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के, और य जो है वो ज में बदल जाता है। जैसे यमुना जमुना हो जाता है, यदि जदी हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों पर ध्यान देने की जरूरत होता है और 10 तो उपयोग ही नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। रघुनाथ नृपति का संबंध राज व्यवस्था में कौन नंबर पर आए। तो कौन से नंबर के राजा रहते हैं, 50वें राजा। नेक्स्ट है अबरी कर आंबा बड़ा गुरवा आहे। वाक्य में गुरवा कौन विशेषण है के। ठीक है, तो गुरवा क्या चीज को बता रहा है, कौन सा विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषता बता रहा है। गुरवा मतलब होता है मीठा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है आम का। ठीक है, नेक्स्ट है देवल में से कौन स्पर्श व्यंजन कर व्यवहार नागपुरी लिखित में नहीं होएला। तो इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन का नागपुरी व्यवहार नहीं होता। तो किसका नहीं होता, अण का। ठीक है, अण का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं नागपुरी में। इसके जगह पे हम लोग नॉर्मल न का उपयोग करते हैं, सिर्फ नॉर्मल न का। तो जहाँ भी अना हिंदी में लिखते हैं वहाँ पे क्या यूज करना है हमको, नॉर्मल न। नेक्स्ट है अमताल शब्द कौन किस्म कर विशेषण कर उदाहरण एक अमताल। ठीक है, तो अमताल का मतलब कौन तरह का विशेषण है,
तो ये कैसा है, गुणवाचक। अमताल ये भी क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोलता है स्वर्ण रेखा नदी में काइल एक पुरसा पानी रहे, ई वाक्य में एक पुरसा पानी कौन विशेषण है के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परिमाण है, परिमाण एक पुरसा बता रहा है ना कि एक पुरसा पानी है, तो परिमाण मतलब नाप बता रहा है। ठीक है, तो देखिए विशेषण का काफ़ी क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या करते जाइए ना, अपना जो ग्रामर का टॉपिक है उसको भी पढ़ते जाइए, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। बोलता है कि नीचवाचक सर्वनाम में क्या ठो सर्वनामिक पद होएला। तो नीचवाचक में कितने सर्वनामिक पद होते हैं, एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आदर सूचक सर्वनाम कर व्यवहार से क्रिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है, क्रिया बदल जाता है। ठीक है, क्रिया का क्या होता है, बदल जाता है आदर सूचक सर्वनाम से। देखिए आदर सूचक सर्वनाम ना एक्सेप्शन है, मतलब विशेषता है। ठीक है, नागपुरी का, क्यों, क्योंकि आदर सूचक सर्वनाम हिंदी में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ नागपुरी में ही पाया जाता है। ठीक है, तो यह नागपुरी का एक बहुत बड़ा विशेषता है, कौन, आदर सूचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि हीरा कर फूलमाला सुंदर दिखत रहे, प्रस्तुत वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है के। ठीक है, तो भाववाचक कौन है, देखिए हीरा कर फूलमाला, तो हीरा तो हमारा हो गया क्या, नाम है। ठीक है, संज्ञा, फूलमाला ये भी नाम है, तो कौन है, सुंदर। देखिए अब सुंदर, सुंदर चीज मतलब क्या होता है, अगर हम बोले कि कोई चीज सुंदर है, तो क्या सुंदर कोई माप सकता है सुंदरता को, नहीं। ठीक है, क्या सुंदर कोई वस्तु है, नहीं। ठीक है, सुंदर क्या है, एक भाव है। आप किसी को भी अच्छे भाव से देखोगे ना तो वो सुंदर ही लगेगा, तो ये क्या है, एक भाव है। ठीक है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, भाववाचक में। तो जहां भी हम लोग भाव का बात करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किस में रखते हैं, भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुरिया पंचरंगी नामक किताब पद साहित्य में कौन कवि द्वारा प्रकाशित हुए है। तो ये किसके द्वारा, नागपुरिया पंचरंगी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये किया गया है भीमसेन के द्वारा, भीमसेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कवि झारखंडी चेतना के जगाए खातिर हमरे लिए रचना प्रस्तुत कर रहे हैं, कई रहे हैं, तो कौन किए हैं, CDC चंद्रदेव सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट है कैक्टस जैसन पौधा कर कौन कवि कर ध्यान जायला। तो कैक्टस जैसा जो पौधा है, मतलब कटीला पौधा की ओर कौन से कवि का ध्यान गया है, तो ये कौन है, धनेन्द्र प्रवाही जी, तभी ना लिखे हैं तुलसी और कैक्टस। ठीक है, चलिए देख रहे क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष नियर छठा शोभे तोर अचरा में अमृत आयो, प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन कवि द्वारा लिखल जाए है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर गिरिराज जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। बोलता है पांडे रविंद्रनाथ राय नामक नागपुरी कवि का दूसरा और का विशेषता है। तो इनका और दूसरा क्या विशेषता है, तो ये बहुत बड़े क्या थे, वकील थे, तो बड़े वकील भी थे ये। नेक्स्ट है अगम बेस नामक काव्य कृति का रचनाकार के है क्या, तो इसके रचनाकार कौन है, देखिए अगम बेस। ठीक है, अगम बेस का रचनाकार ना इनमें से तीनों नहीं है। ठीक है, ना धनेश्वर तिवारी है, ना ही धनंजय तिवारी, ना ही जगन्निवास तिवारी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सारा रॉन्ग है, तो यहाँ से कौन हो जाएगा आपका आंसर, देवल कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुरी कर सौ से बड़ संकलन व्यक्तिगत रूप से के तैयार कर हैं। ठीक है, तो नागपुरी गीत का, ठीक है, नागपुरी गीत का व्यक्तिगत रूप से कौन सबसे बड़ा संकलन किए हैं, तो कौन किए हैं, ये कृष्ण प्रसाद साहू। ठीक है, तो कृष्ण प्रसाद साहू का उपनाम क्या है, कलाधर। ठीक है, क्या नाम है इनका, कलाधर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है ऊ मन के आब ताकते का है, ऐसे निझे घड़ी दिया धमधपाप जून करेला। ठीक है, धमधपाव जो करेला। ठीक है, तो ये बात नाटक में के कहेला। ठीक है, तो ये बात कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं परगणित जगतपाल। कौन बोलते हैं, परगणित जगतपाल। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर पहला मंचन कब करल जाए है, तो इसका मंचन कब किया गया है, अप्रैल 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट है घर भेलक मसना और दूरा शमशान, अंगना और खेत में खुलल खदान, जने देखू जहाँ देखू फैक्ट्री और खान, रोजी और रोटी कर खुलल दुकान, प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन रचना शीर्षक से लेवल जाए है, तो यह किससे लिया गया है,
ठीक है। यह रचना किससे लिया गया है? यह लिया गया है आपका नागपुरिया भाई से। किससे लिया गया है? नागपुरिया भाई से। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है, दादा गेले असम बाप भूटान, दादा गेले असम बाप भूटान, छुआ पुता भटकत है दुनिया जहान, अपन गाँवे अपन ठावे बनले मेहमान, नागपुरिया नागपुर में बुड़बक महान। ठीक है, तो यह काव्य पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यह काव्य पंक्ति लिया गया है आपका नागपुरिया भाई मन से ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देवल कोनो नहीं। तो इसके रचनाकार कौन पूछे? तो रचनाकार भी इनमें से सब क्या है? रॉन्ग है, तो देवल कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, बोलता है, लकड़ा कर शासन में हुंडरा प्रधान, तो बकरा और बकरी के मोर ले दान, चील और कन्हर के मिलल वरदान, लाश ऊपरे बैठ के करत हैं दान। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार कौन कवि है क्या? तो इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? हमारे CD सिंह। ठीक है, तो CD सिंह है किसके रचनाकार? नागपुरी भाई मनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। बोलता है, 1626 से 1668 कर अवधि में काव्य रचना के करेक वाला नागपुरी कवि के है क्या? तो कौन है? तो ये है हमारे रघुनाथ शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह लिखे हैं। ठीक है, इस समय नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कवि चुटिया कर राम मंदिर के बनवाए ले जानल जाना? तो ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है आपको। ठीक है, रघुनाथ त्रिपाठी जी। ठीक है, नेक्स्ट है, नागपुरी कवि और उनका काव्य नामक किताब रघुनाथ त्रिपाठी कर कै ठो रचना संकलित है? तो इस ये जो बुक है ना, नागपुरी कवि और उनका काल, इसमें रघुनाथ त्रिपाठी का कितना रचना संकलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ठो। इसमें 5 रचना संकलित है उनका। नेक्स्ट है, तो एखन गाड़ी चलात रह, प्रस्तुत वाक्य कौन काल से आहे? ठीक है, तो एखन गाड़ी चलात रह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आज्ञार्थक भविष्य काल। आज्ञा दे रहे हैं कि तो एखन गाड़ी चलात रह। ठीक है, तो आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञार्थक भविष्य काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। बोलता है, लिखाई और पढ़ाई में ध्यान देख चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में और व्यय अव्यय कर विचार में कौन किस्म का शब्द आए? ठीक है, तो इसमें किसका शब्द आया गया है? ठीक है, तो यह है समुच्चय बोधक। किसका है? समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक है, और यहाँ पे क्या है? समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। बोलता है, उकर गाड़ी अल्ले अल चलत रहे तैयो दुर्घटना हो गेलक, मतलब अल्ले मतलब धीरे धीरे, तो उकर गाड़ी अल्ले अल चलत रहे तैयो दुर्घटना हो गेलक, प्रस्तुत वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है के? ठीक है, तो रीतिवाचक मतलब किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीतिवाचक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्ले अल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, उनार्थक शब्द रूप में देवल के है के? उनार्थक शब्द बार बार आ रहा है, उनार्थक शब्द। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, रामू, भोलवा, देवल कोनो नहीं, यह देवल सब। ठीक है, तो उनार्थक शब्द कौन है इसमें से? ठीक है, तो उनार्थक शब्द कौन हो जाएगा? देवल। देखिए यहाँ पे आपका रामू नहीं होगा। ठीक है, देवल कोनो नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भोलवा सही आंसर हो जाएगा, भोला से बन गया भोलवा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके बुक में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आप करेक्ट भी कर लीजिएगा अपने बुक पे अगर आपके पास बुक है तो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, टेस्ट सीरीज 6 के साथ। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहें, और भी मैं सब्जेक्ट्स का कंटेंट डालने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि जैसे कंप्यूटर है जो आपके तैयारी में आपको सहयोग करे। ठीक है, तो आप लोग इसे बार बार देखें, रिवाइज करें, और जितना भी कंटेंट पढ़ने के बाद में, जैसे आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, स्टोरीज पढ़ रहे होंगे, व्याकरण पढ़ रहे होंगे, उसके बाद इसको आप देखिए। ठीक है, अब फिर देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है और कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन, तो उसको फिर से आप कंटेंट अपना एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अब नेक्स्ट डे सीरीज में आपसे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।